करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ करियर प्लानर। आज हमारा जो ये सेशन होगा फिर से फ्रेजल वर्ब के ऊपर होगा। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। मैंने पहले ही फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कर रखा है। उसमें मैंने फ्रेजल वर्ब होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली। अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि पहले इससे पहले वाले वीडियो को देखें, फिर इसको कंटिन्यू करें। आपको पूरी बारीकी, पूरी कॉन्सेप्ट फ्रेजल वर्ब को समझ में आएगी कि आखिर में फ्रेजल वर्ब हम पढ़ते क्यों हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज के क्लास की शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप इस क्वेश्चंस को बनाने की पहले कोशिश करेंगे। छोटा सा टाइम लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो, क्वेश्चन पहले बनाइए और देखिए कि इसमें क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये काम कर लिए होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपके कॉन्सेप्ट से बनेगा क्वेश्चन या कोई फ्रेजल वर्ब है इसमें जिसकी यूज करना है हम लोगों को। क्वेश्चन आपके सामने है, आई कैन नॉट, फिर आपके पास स्पेस है, इस जगह को आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। द मीनिंग ऑफ दिस वर्स, एक यहां पे शायद किसी के लिए नया वर्ड हो, वर्स यानी पोएम का सिनोनिम है। ये आपके पास चार वर्ड है, मेक ऑफ, मेक आउट, मेक फॉर एंड मेकअप। अब आपके सामने चैलेंज आता है मैं किस वर्ड को लूं जिससे ये इसका सही फिल इन द ब्लैंक्स बने, और ये है फ्रेजल वर्ब दोस्तों। अगर मैं बात करूं पहले वाले वर्ड का मेक ऑफ, ये एक इररेलेवेंट अरेंजमेंट दिया गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर मेक ऑफ होता, वो भी डबल एफ होता यहां पे, तो कुछ तो मीनिंग आती, जिसका मतलब कुछ कॉम्प्रीहेंड करना होता है, कुछ समझना होता है। लेकिन अभी ये रॉन्गली अरेंज्ड है, it has no literal meaning. So agar if you are familiar with the meaning of this one, that is make out, it means to explain, to get the meaning of anything. अगर खास तौर से यहां पोएम है, पोएम का मीनिंग समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये सेकंड वन जो मेक आउट है, इसका मतलब समझना, टू गेट द इसेंस ऑफ रिटन टेक्स्ट, कि रिटन टेक्स्ट का इसेंस क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, इसकी मीनिंग होती है। अगर आपको मालूम होगा तभी बना सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहां से था, फ्रेजल वर्ब। तो हम लोग फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें मैं कंप्लीट जो अब तक के बैंक एग्जाम्स में और एसएससी के एग्जाम में, जो खासतौर से 2 एग्जाम को टारगेट हम करने वाले हैं जिसमें अब तक पूछा जा चुका है, उसी के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने 10 फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजल वर्ब को आपके लिए सेलेक्ट किया है जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। देखते हैं बहुत ही जल्दी 10 आउट ऑफ 10 को एक एक करके। ये आपके पास नेक्स्ट दूसरा वर्ड, पहला तो हमारा क्वेश्चन था, ये आपके लिए आज के सेशन का पहला वर्ड है, पहला फ्रेजल वर्ब, बियर आउट। जैसा कि मैंने पहले क्लास में बताया था कि जब भी फ्रेजल वर्ब मिले, इसके लिटरल मीनिंग से दूर होकर सोचने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट जो लिखा होता है उसकी मीनिंग शायद कभी मिलेंगी आपको, उससे बहुत दूर इसकी मीनिंग आती है। जैसा इसको फिर से हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। बियर एंड आउट 2 डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग टू सपोर्ट समबडी। लेकिन मीनिंग जानने से पहले आपको ब्रैकेट में मैंने बहुत काम का चीज आपके लिए दिया है। क्या ये बियर आउट वर्ड को जब किसी सेंटेंस में आप यूज करेंगे तो किस अंदाज में आपको यूज करना है, क्या आप इसको अलग करके यूज कर सकते हैं या दोनों एक साथ यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने पहले क्लास में बताया था कि सेपरेट करने के क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह के जो फ्रेजल वर्ब है जहां पे मैंने सेपरेबल लिखा है, यानी इस 2 तरह से यूज किया जा सकते हैं। पहला एग्जाम्पल को गौर कीजिए, पढ़िए। She will bear me out। एक्चुअली देखिए bear और out के बीच में मैंने एक वर्ड दिया है। ऐसा तो इसका मीनिंग होता है सपोर्ट करना, लेकिन क्या इसके बीच में किसी प्रोनाउन को, किसी नाम को शामिल कर सकते हैं? आंसर होगा यस, हम कर सकते हैं, क्योंकि एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है। She will bear me out in court। कोर्ट में उनका सपोर्ट तो आपको मिलेगा, जैसा कि आपने सेंटेंस में कहा। एक और सेंटेंस आपके सामने दी गई है, डू यू हैव विटनेस टू बियर आउट। यहां पे मैंने एक साथ दिया, मतलब इट कैन बी यूज्ड इन 2 वेज। आइदर यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन वेज, या तो आप एक साथ यूज कर दीजिए या फिर आप अलग करके यूज कीजिए। ये था हमारा पहला वर्ड जिसकी मीनिंग भी लिखी गई बोर्ड पे और कैसे यूज करना है ये भी लिखा है। हम लोग नेक्स्ट पे चलने से पहले एक बार और बता दें, सामने आपको इंग्लिश में वर्ड मीनिंग लिखी गई है। आपके कन्वीनियंट के लिए मैं हिंदी मीनिंग बताते हुए आगे बढ़ने वाला हूं। जैसा इसका मीनिंग क्या था, सपोर्ट देना, और टू कंफर्म समथिंग
और किसी चीज को कंफर्म करना, जैसा कि इसमें था डू यू हैव विटनेस, और विटनेस यानी गवाह, तभी तो कंफर्म होगा। टू बियर आउट व्हाट यू से, आप जो कह रहे हो इसको सच साबित करने के लिए कुछ तो आपके पास होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। आपके लिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कौन होने वाला है, ये है ब्लो आउट। जी हाँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नोन, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। ब्लो आउट, जब हम अपने मुंह से निकले हुए एयर से जब हम कैंडल को बुझाते हैं ना, बहुत फेमस सा सेंटेंस हमारे सामने है, ब्लो आउट। ब्लो आउट द कैंडल प्लीज, जरा कैंडल को बुझाइए। अक्सर हम लोग बर्थडे पार्टी की अगर बात करूं तो ये सेंटेंस यूज होता है। नहीं, ये यूज नहीं होता है सर। हम लोग अक्सर इस बात में हम लोग हिंदी बोलते हैं, आधी सेंटेंस हमारी इंग्लिश जरूर होती है, हैप्पी बर्थडे, लेकिन इससे पहले हम लोग फूकने के लिए कहते हैं या बुझाने के लिए कैंडल कहते हैं। आज के बाद आप लोग का जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो उसमें इस सेंटेंस को यूज कीजिए, ब्लो आउट द कैंडल प्लीज। ऐसा नहीं कि कैंडल को बुझाओ, यानी हवा से जब हम बुझाते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग है ब्लो आउट द कैंडल प्लीज, यानी ब्लो आउट मतलब टू एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग। लेकिन ये मीनिंग तो आपको किसी बुक में मिल जाएगा, लेकिन मेरा बताना मकसद है ये चीज इनसेपरेबल। क्या इस वर्ड को हम बाइफरकेट करके अलग करके किसी जगह देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते। अगर कभी भी लिखा हो, इसको कभी भी चेंज करके यहाँ पे कुछ भी हो, प्रोनाउन हो, नाउन हो, कभी भी आए, वो गलत होगा, क्योंकि इसकी अपनी फीचर फंक्शन है कि जहां भी यूज होगा एक साथ यूज होगा। इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल मतलब अलग नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। बिकॉज मेरा मतलब है कि जो इसकी फंक्शन है उसको आपको मैं बताऊं, आसान चीज तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ब्लो अप। फिर से देखिए, अगर थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा सा स्ट्रेस करने की कोशिश करूं, ब्लो का मीनिंग अलग, अप का मीनिंग अलग। जब दोनों एक साथ आया, एक्सप्लोड, विस्फोट की मीनिंग आई। लेकिन फिर से मैं आपको यहां से दिलाऊंगा ये वर्ड पर ही पहले जरूर, और उसको पढ़ना भी है और साथ में लर्न भी करेंगे, क्योंकि एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स यहीं से बनते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आने वाला हूं आपके लिए, कि किस तरह से फ्रेजल वर्ब के एरर अब तक एग्जाम में आए हुए हैं। ब्लो अप को आप सेपरेट कर सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। आप इसे अलग भी कर सकते हैं, और अलग करना मतलब आपके लिए कंफ्यूजन का घर बन गया। कभी क्वेश्चन में अलग करके होगा, कभी एक साथ होगा। अब आप क्या समझोगे कौन होने वाला है कौन नहीं होने वाला, ये बहुत बड़ा टास्क है। फिर देखो आपने लिखा यहाँ पे सेंटेंस है, द टेररिस्ट ब्लू अप द ब्रिज। इस सेंटेंस में एक साथ यूज है, ऐसा नहीं कि दूसरे सेंटेंस में अलग नहीं हो सकता, ये हो सकता है, क्योंकि मैं इसे क्या कर सकता, सेपरेट कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं अगला फ्रेजल वर्ब आज के क्लास का, ब्रेक डाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नोन, लेकिन इसके आसपास का सारा वर्ड आज हम लोग कर लेंगे। आज की टारगेट में ब्रेक के साथ इन, ब्रेक के साथ इनटू, हर एक वर्ड को करने वाले हैं एक एक करके। पहले तो ये देखिए ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है। पहले मैं आपको एक वर्ड बताऊं, ब्रेक डाउन मतलब इमोशनली ब्रेक डाउन। कई बार होता है कि हम लोग कुछ कहना चाहते हैं और दर्द भरे नगमे को सुनाते सुनाते बेहोश हो जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, उसको भी हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में खराब हो गई, वो भी हमारे लिए ब्रेक डाउन है। मीनिंग इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सामने लिखा गया है, टू फेल, टू स्टॉप, टू सीज टू फंक्शन, काम करना बंद कर देना। क्या मतलब है वो तो किसी भी बुक का डिक्शनरी में मिलेगा। फिर से आप ध्यान दीजिए, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ब्लो डाउन को क्या कर सकते हैं, अब तक अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसा कि यहां देखिए, माई कार हैड ब्रोकन डाउन, एक साथ लिखा हुआ यहाँ पे वर्ड। अली ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, कुछ बोल रहा होगा, स्पीच हो सकता है इमोशनल स्पीच हो, और अपने मिडिल स्पीच के बीच में ही वो रुक सा गया, यानी इमोशनल ब्रेक डाउन को भी हम बोलते हैं। इस ब्रेक डाउन यानी इमोशनली जब हम कोलैप्स कर जाते हैं, अचानक धाराशायी हो जाना बोलते बोलते, इसे भी हम कहते हैं ब्रेक डाउन। और गाड़ी खराब होना, कोई चीज का फंक्शन रुक जाना, वहां पर भी ब्रेक डाउन। नेक्स्ट हम लोग फ्रेजल वर्ब देखते हैं, अगला कौन सा है, ब्रेक इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं बताऊं रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये ब्रेक इन, क्योंकि लगभग बच्चे ब्रेक इनटू वर्ड याद रखते हैं, ब्रेक इन नहीं। लगता है शायद कि ब्रेक इन और ब्रेक इनटू में बस थोड़ा सा का फर्क है। वो कहते हैं ना, छोटी सी बस हल्की सी अगर नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, उस तरह की बात है। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है, इसके जस्ट बाद भी दिखाने वाला हूं मैं। पहले एक थोड़ा सा मैं ले चलता हूं नेक्स्ट वर्ड पे। पहले देखिए यहां पे ब्रेक इनटू इनसेपरेबल, फिर लास्ट में ले चलूं मैं आपको, फिर ब्रेक इन। यहां पर मैंने इनसेपरेबल नहीं लिखा, मैंने यहां पे इंट्रांजिटिव लिखा। पहली क्लास में मैंने बताया था कि इंट्रांजिटिव मतलब क्या होता है और इनसेपरेबल मतलब।
वहां इनसेपरेबल है, अलग नहीं करना है, यानी उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब ब्रेक इन हो तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव। मीनिंग की अगर बात करें, टू एंटर बाय फोर्स, फिर से चलिए मैं उसको दिखाऊं फिर बैक आऊं ताकि अच्छे से समझ पाएंगे। एंटर बाय फोर्स, दोनों की मीनिंग एक है, लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन अलग है। तो जो भी कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स होते हैं उनको फंक्शन उसके लाइफ को चेंज करता है, ना कि रटने से। उनको फंक्शन पे ध्यान देनी चाहिए। ब्रेक इन इंट्रांजिटिव है, इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए, आपको ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है। सम थीव्स ब्रोक इन एंड स्टोल ऑल द कॉस्टली थिंग्स। इंटर बाय फोर्स, बिना आपकी मर्जी से आपके घर में आए और जितनी सारी चीजें थे लेकर चले गए, यानी यहां पे ब्रेक इन के बाद यू आर नॉट गेटिंग एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव। वर्ब चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंट्रांजिटिव। सो फिर से मूव करते हैं, आते हैं हम लोग ब्रेक इनटू पर और उसको भी देखते हैं। मीनिंग याद रखिएगा, इंटर बाय फोर्स उसका भी मीनिंग है और इसका भी है, बस यहां पे इंट्रांजिटिव है और वो होगा इनसेपरेबल। ये है हमारा इनसेपरेबल, पर मीनिंग तो दोनों सेम है ना। आइए देखते हैं इस सेंटेंस को, एग्जांपल आपके लिए है। Somebody broke into Ali's house while he was at home. जब घर पे नहीं थे तभी तो चोरियां होती है, ये थी। तो ये हमारा बहुत इजी वन है, ब्रेक इनटू, इंटर बाय फोर्स। अक्सर दुश्मनों की बात आती है, गुंडे बवाली की बात आती है, जब हमारे घर में घुसते हैं और कीमती चीज लेकर चले जाते हैं। You need to pay attention on this one, separable or inseparable. This one is again inseparable. Two more examples are there. You need to study by yourself. मूव करता हूं मैं नेक्स्ट पे, ब्रेक अप विथ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो ब्रेकअप, पैचअप अक्सर आप सुनते हैं, ये फ्रेजल वर्ब का ही पार्ट है। ये ब्रेकअप विथ, यहां तक आपको पहुंचना होगा, ये विथ प्रीपोजिशन के साथ। ब्रेकअप विथ, इसकी मीनिंग पहले जानने से पहले यहां देखिए, इनसेपरेबल, यानी जब तीन वर्ड ये साथ में होंगे ना तब इसकी मीनिंग आएगी एंड अ पर्सनल रिलेशनशिप। जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है ना उसको खत्म करना। पर ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी अलग नहीं हो सकता। ब्रेक अप विथ जब तक तीनों साथ नहीं होगा फिर ये मीनिंग नहीं होगा कि किसी से आपने रिश्ता को तोड़ रखा है, किसी ने से अपने रिश्ता को तोड़ने का फैसला किया है। ये रिश्ते को खत्म करने के लिए ब्रेक अप विथ। फिर से आप ध्यान देना है, इनसेपरेबल, कभी अलग नहीं हो सकता। देयर इज वन एग्जांपल फॉर यू, हैव यू हर्ड। मैंने फनी एग्जांपल लिखा है, इसको कोई हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, बस सेंटेंस को समझाने के लिए एग्जांपल है। हैव यू हर्ड द न्यूज, क्या आपको खबर मिली है? कौन सी खबर है भाई? आलिया ब्रोक अप विथ वरुण। आलिया का क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया, किससे? वरुण से। बाय द वे इसका कोई ओरिजिनलिटी से कोई मतलब नहीं है, बस से समझाने के लिए एग्जांपल में लिया गया है। अब ऐसा नहीं हो कि वरुण के बारे में आप गूगल करने लगे कि भाई आलिया वरुण का क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बट इन, पहले तो स्पेलिंग पे भी डाउट हो सकता है, एक्चुअल में स्पेलिंग सही है ये, ठीक है, बट इन। और इसकी मीनिंग इम्पोलाइटली इंटरप्ट, अच्छे से समझिए। बट इन ये हमारे और आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पाई जाती है। दो बड़े लोग बात कर रहे होते हैं और इंटरप्ट कर जाते हैं, बीच में दखल अंदाजी करते हैं, ये हमें और आपको नहीं करनी चाहिए। क्या है हमारे पास? इम्पोलाइटली, पोलाइट नर्म होकर के बात करना है किसी से ना, लेकिन बट इन का मतलब इम्पोलाइटली, बस बीच में इंटरप्ट कर देना है। खासतौर से कोई कन्वर्सेशन या कोई एक्शन हो, कोई काम कर रहा है, बीच में आप चले गए, या तो डिस्टर्ब कर दी या आप खुद को शो ऑफ करने के लिए चले गए, इसकी मीनिंग होती है ये। लेकिन आपको यहां ध्यान देना है, नो ऑब्जेक्ट, मतलब ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। क्या करेगा ये? अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं देना है। तो आप समझिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कितना ही इंपॉर्टेंट है ये कि कौन वर्ड ऑब्जेक्ट ले सकता है, कौन ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है, कौन ट्रांजिटिव फॉर्म में यूज हो सकता है, कौन इंट्रांजिटिव में होगा। ये कॉम्पिटिटिव बच्चा पढ़ता है। और जो एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं या फिर यूं ही अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं ना, उनको सिर्फ इसकी मीनिंग चाहिए और वो जहां जहां यूज करेंगे। तो ये क्लासेस जो आपके लिए सजाई गई है, डेकोरेट की गई है और आपके सामने जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, बस आपके बेटरमेंट के लिए। और आने वाले एग्जाम से पहले मेरी कोशिश होगी कि इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, बैंक या एसएससी के, हर टाइप पे वीडियोस आपको मिलेगी और आपके रिजल्ट को बहुत बेहतर बनाने वाला। देखते हैं
इसको, बट इनके बाद मुझे लगता है अब आपको इस वर्ड में कभी दिक्कत नहीं होगी। याद रखना है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं बैंकिंग के लिए, तो बैंकिंग में तो कभी कभी फ्रेजल वर्ब कॉमन एरर्स में भी आते हैं, सो कीप इट इन माइंड। ये आसान टॉपिक नहीं है। अब आया हमारे पास 10th नंबर, बचर अप। बहुत इजी है, ये तो बटरिंग हम लोग करते ही रहते हैं एक दूसरे को ना। तो वही क्यों करते हैं, आपने सुना होगा ना बटरिंग, बस वही है, कोई नया वर्ड नहीं है। बट आपको बताना मकसद है सेपरेबल है या नहीं, इसको हम अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी हाँ, ये से हम अलग कर सकते हैं। चलो, तो ये आप ध्यान देना, मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल आसान वर्ड है। प्रेज समवन एक्सेसिवली विद द होप ऑफ गेटिंग सम बेनिफिट। इसलिए तारीफ करना कि कुछ फायदे उससे ले सके, इसलिए तारीफ नहीं करना कि वो डिजर्व करता है, अपने फायदे के लिए किसी की तारीफ करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर फ्रेजल वर्ब। ये हमारे पास 11 नंबर आपके लिए है, नंबरिंग मैंने कर दिया है। कॉल और ऑफ, सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं, लफ्जी माना क्या है। कॉल का मतलब पुकारना, ओ डबल एफ ऑफ। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बिना याद किए हुए समझ में आएगा। ओ डबल एफ ऑफ, ऑफ का मतलब होता है टू सेपरेट, अलग कर देना, डिस्कनेक्ट हो जाना, डिटैच हो जाना। कभी आपने देखा होगा कि आपको कहा गया स्विच को ऑफ करो, इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट फ्लो हो रहा था ना, आपने उसे ब्रेक कर दिया, तभी स्विच ऑफ किया आपने। चेक ऑफ करना है कपड़े, खुद से अलग करने के लिए। ओ डबल एफ ऑफ का एक्चुअल मीनिंग होता है टू सेपरेट, अलग कर देना। यही मीनिंग यहाँ पे कॉल है, कॉल ऑफ। अब ऐसा नहीं समझना है कि भाई कॉल, टेलीफोन वाला कॉल को ऑफ करना है, ऐसा नहीं। एक्चुअली फ्रेजल वर्ब है, मैंने कहा था। अब मैं लास्ट में इसको कंक्लूड कर दूं कि जब कोई भी वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ आकर एक नया वर्ड का जनरेशन करता है, क्रिएट करता है, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और इस कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल कर देना। आपने मीटिंग अचानक ही कैंसिल कर दिया, और ये कैसा वर्ड है, सेपरेबल है। आप इसके बीच को, इसको ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करके आप इसे यूज कर सकते हैं। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। ये था आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में फ्रेजल वर्ब की, जिस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस के ऊपर, कि किस तरह से डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हर तरह के क्वेश्चंस के टाइप लेकर आने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, बाय बाय।